हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और जिनकी नहीं अच्छी चल रही है वो भी आगे मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। कब पढ़ेंगे भाई आप। टाइम निकल रहा है, कब पढ़ेंगे आप। पढ़ाई करिए आप, जिनकी नहीं अच्छे चल रही है। और जो लोग अच्छे चल रही है कोशिश करिए उसे मेंटेन बना के रखें। ठीक है, उसे कोशिश करो मेंटेन बना के रखें, ताकि जो है ये नहीं कि हाँ हम तो सही से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा बहुत आराम फरमा लेते हैं। वो सब नहीं, जिन जो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपनी मेंटेन रखें, इस कंसिस्टेंसी बनाए रखें उस पर। और टेस्ट वेस्ट बढ़िया से टेस्ट दो, उसमें देखो कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर जो है नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फोकस करो। तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है। कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि यार जो है उठाए बुक और पढ़ लिए या वहाँ के नोट्स को बना दिए, कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो नोट्स पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन कर लें बस हो जाएगा, नहीं। इसमें ये समझ लो, कहते हैं ना वो साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, सबको लगाना पड़ता है, तब जाके कंपटीशन क्रैक होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन करो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से बढ़िया से। और ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 10-15-20 कर लिया, अरे बहुत हो गया है, अब नहीं। जितना हो सके मैक्सिमम हो सके, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज ये है कि जब अब टेस्ट देते हैं, टेस्ट जरूर दो। बहुत सारे बच्चे होते हैं टेस्ट नहीं देते हैं, वो सोचते हैं टेस्ट क्या ही दें। उनको डर रहता है अंदर से कि टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे आएंगे, तब क्या करेंगे। टेस्ट ही तो मेन चीज है, उसमें पता चलेगा कहाँ पर हमारी कमी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम गलत हो रहे हैं। अपनी गलती फाइंड आउट करो, उसको उस पर वर्क करो। ठीक है, उस पर वर्क करो कि हाँ हम यहाँ से गलत हो रहे हैं तो इसको ये सही करना है हमें। जहाँ से जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ। ठीक है, हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, प्रॉपर टॉपिक अच्छे समझाएंगे उसको। ठीक है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है टेस्ट जरूर दो। कोई लोग भी, चाहे आपका 10 नंबर आए, चाहे 20 नंबर आए, चाहे 50 नंबर, चाहे 100 नंबर आए, जितना भी नंबर आए कोई टेंशन नहीं, आप टेस्ट जरूर दीजिए। ये मत सोचिए कि यार हमें तो कुछ आते जाता नहीं, टेस्ट नहीं देंगे। तो कब कब शुरू करोगे। फिर तो आप प्लानिंग कर लो कि हम नहीं 2026 वाला देंगे, हम 2026 से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप ये समझ लीजिए आप कंपटीशन को भूल जाइए अब। ठीक है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिए और उसमें सोचिए जैसे, और जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लिए भी ये है कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनके जो 500 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, जो जिनके 500 प्लस जा रहे हैं या 600 जा रहे हैं, तो वो भी जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर वर्क करो कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, उसका क्या रीजन है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। अभी बहुत ज़्यादा भी टॉपिक भी नहीं हुए हैं, कोई भी जो भी है कोचिंग वगैरह जो भी है, तो बहुत ज़्यादा अभी टॉपिक नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए हैं। बहुत मुश्किल से 2 यूनिट हो गई हुई होंगी, अभी 2 यूनिट भी नहीं हुई होंगी। तो जो भी अगर 2 यूनिट हो गई हैं तो भी वो 2 यूनिट को अच्छे से एकदम पढ़ डालिए। उसको पढ़ना ही नहीं, उसको बार उसको रिवाइज करिए, प्लस उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अब प्रैक्टिस में वो खुद ही आ जाएगा चैप्टर जो भी रहेगा। और जो टफ लगाता है उसमें सबसे एक काम करा करिए ये कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा डालो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा डालो उसमें। जो टफ लगता है आपको चैप्टर है, देखो वही आपको चैप्टर सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना आपको आने लगेगा उसमें। ठीक है, और जब टेस्ट देते हैं उसमें देखो कहाँ से हमारी गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, यहाँ से क्यों गलत हो रहा है, उसको बहुत पढ़िए। सपोज मान के चलो अभी एक जैसे अभी एक बच्चा था तो वो कहने लगा मतलब कि ये हमारा कॉकरोच वीक है हमारा कॉकरोच वीक है। तो अब कॉकरोच वीक है तो उसका क्या है, उसमें क्या रहता है कि नंबर्स रहते हैं कि हाँ यहाँ पर ये पाता है 6th में ये पाता है, 4th जो वो रहते हैं ना उसमें रहते हैं नंबर ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें वो काफ़ी बच्चों की वहाँ पर डाउट रहता है। तो उसको क्या है कि एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, उसका रिवाइज कर लो, 3-4 बार रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के बाद में फिर क्या है, वो उसी टॉपिक पर पता है कि यहाँ से हमें नहीं आ रहा है, ये टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, तो उस टॉपिक पर 400-500 क्वेश्चन लगा डालो, कहाँ से छूटेगा वो। खुद ही सोचो कौन सी लाइन छूटेगी उसमें की, है कि नहीं। खुद ही सोचो कौन सी लाइन छूटेगी उसमें की। जब आप इतना सारा एक टॉपिक क्वेश्चन लगा डालोगे, उसके पीछे लग जाओ, तो कैसे छूटेगा वो। जो भी टॉपिक है उस पर बस यही करना है आपको। देखो बायो में 360 में से 360 आ जाएंगे आपके,
इस तरीके से आएंगे। लेकिन ये नहीं कि यार अरे ये वीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई चलो अगली इस बार नहीं अगली बार सही हो जाएगा, इस बार नहीं अगली बार सही हो जाएगा। ऐसे अगली बार कब तक सोचोगे अगली बार सही हो जाएगा? उस पर जब तक काम नहीं करोगे उस क्वेश्चन पे, जब टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं होता है कि टेस्ट दिए जा रहे हैं, अच्छा सर ने बोला तो चलो टेस्ट दे देते हैं, दिए जा रहे हैं, नहीं। आप टेस्ट देते हो तो ये भी तो देखो कि कहाँ पर हमारी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। जिनके 600 भी नंबर आ रहे वो भी अपना फाइंड आउट करें कि अच्छा ये टॉपिक हमारा वीक है, कोई बात नहीं, चाहिए यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, इस पर 200-300 क्वेश्चन लगा डालो वो टॉपिक पर लो, वहां से अगली बार क्वेश्चन कैसे गलत होगा, देखने कैसे गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा वहां से क्वेश्चन फिर दोबारा। तो ये चीज है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, एक सेकेंड, नहीं लग रही यार। सबसे बड़ी चीज ये है कि थोड़ा अपने को एक्टिव रखो। ये नहीं कि ये भी एक टॉपिक रिवाइज कर लिया, एक टॉपिक रिवाइज कर लिया और अरे बहुत आज हो गया पढ़ना। कैसे बहुत पढ़ना हो गया? अभी नहीं बहुत पढ़ना हुआ है। कभी अपने पेरेंट्स के बारे सोचे हो, उनको देखे हो कभी? तो उनको देखोगे ना तब समझ में कितना मेहनत होती है, कैसे मेहनत होती है। जब वो सुबह निकलते हैं तब शाम को कहीं वापस आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आप पढ़ सकें, इसलिए आते हैं वो नहीं रुकते हैं। फिर आप कैसे रुक जाते हैं? सोचते जब जो एक चैप्टर पढ़ लिए, अरे नहीं आज बहुत हो गया, ये तीनों चारों क्लास देख लिए, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स चारों क्लास कर लिए, फिर उसके बाद में क्लास करने के बाद में रिवाइज कर लिए, इतने पता लग रहा कि अब ये दिन गुजर गया, शाम हो गई, अरे आज तो बहुत हो गया, चलो थोड़ा घूम घाम के आते हैं, निकल गए टहलने के लिए, ठीक है। फिर पता लगा टहला के आराम से आ रहे हैं, ये क्या है भाई? हाँ मतलब ये नहीं कि लगे ही रहो एकदम, ऐसा नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि आप जब पढ़ाई करें तो लगे रहिए। पढ़ने का तरीका ये होता है आप पहले प्रॉपर उठिए, रिवीजन करिए, सुबह उठ के रिवीजन करिए, थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, कुछ जैसे फिजिक्स के फार्मूले उठ के देख लीजिए। उसके बाद में फिर अपना जो भी है, जब क्लासेस चालू हो जाती हैं उन क्लास करिए प्रॉपर, ठीक है। उन्हें प्रॉपर क्लास करके उनकी उसको फिर रिवाइज करिए थोड़ी देर। जब क्लासेस हो गई तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आधे घंटे के लिए, फिर रिवीजन करिए। अब रिवीजन करिए जो भी है, जितना भी क्लास में पढ़े हैं सारा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर 1 घंटे का टाइम निकाल के कहीं अपना थोड़ा बहुत टहल लीजिए, आधा 1 घंटे का टाइम निकाल के, बहुत ज़्यादा थोड़ा टहलेंगे क्या, इससे थोड़ा ये है कि उसी में बोर नहीं लगेगी आपको। जो आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बोर नहीं लगेगा। तो आप आधे घंटे के लिए आप थोड़ा टहल भी लीजिए कहीं पर। टहलने का मतलब ये नहीं कि हाँ आराम से उधर खड़े कोने में हैं, समझ रहे होगे ना समझते बहुत कुछ हो, वो सब नहीं। आप टहलने का मतलब जैसे जो लोग घर में रह रहे अपने छत पर निकल गए, थोड़ा सा खुली हवा में खड़े हैं तो आराम से, या कोई सॉन्ग हम सुन रहे हैं, बढ़िया से सॉन्ग सुनिए कोई, इस तरीके से थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, ठीक है। 1 घंटे आधा घंटा, उसके बाद फिर आइए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए सभी की, जो टीपीपी वगैरह मिलती है उनको सॉल्व करिए। इस तरीके से होती है पढ़ाई है। और ये भी नहीं होता है कि जो शुरुआत में जोश बहुत होता है, जब शुरू करता है बच्चा तो उस टाइम जोश बहुत होता है, और होता है कि एकदम लग जाता है। एक हफ्ता 1 महीना बहुत जाता है, उसके बाद में फिर वही, फिर सो रहे हैं, बस वो ख़त्म। जोश का सही इस्तेमाल करिए, जोश और जुनून का अपने सही इस्तेमाल करिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब शुरुआत की थी तैयारी करने के लिए तो उस टाइम पे हमारा जोश बहुत था तो मैंने एक पोएम लिखी थी, और वो पता पोएम क्या थी, आपको सुनाता हूँ मैं। ये एक है छोटी सी हमारी डायरी, ये है, ठीक है, ये है। अब सुनाता हूँ मैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी लाइन लिखी थी हमने। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। माँ बाप ही नहीं कर गुजर कुछ ऐसा पूरी दुनिया में जिक्र होना चाहिए। माँ बाप ही नहीं कर गुजर कुछ ऐसा पूरी दुनिया में जिक्र होना चाहिए। बदल दो अपने जीने के लहजे को, बदल दो अपनी अहमियत को, बदल दो अपने जीने के लहजे को, बदल दो अपनी अहमियत को। बदलती दुनिया के दिलों पर कब्जा होना चाहिए। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। खून खौलने को जवानी नहीं कहते, खून
खौलने को जवानी नहीं कहते, जवानी में जुनून और जज्बा होना चाहिए। जहाँ पर हूँ विवेकानंद महापुरुष, उस देश को गंवार नहीं कह सकते। जहाँ पर हूँ आज़ाद भगत सिंह, वह देश गुलाम नहीं हो सकता। तोड़ दो सीमाओं को, नई जंग का आगाज होना चाहिए। तोड़ दो सीमाओं को, नई जंग का आगाज होना चाहिए। हम बोले हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया में आवाज़ होना चाहिए। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। कर गुजर कुछ ऐसा, पूरी दुनिया में जिक्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में जिक्र होना चाहिए। हम दिखा देंगे हम क्या हैं, माँ बाप को फ़क्र होना चाहिए। ये कुछ लाइनें हमने लिखी थी, शायद आप लोगों को पसंद आए। कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो फिर इससे पहले कहाँ पर थे, अब पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करिए। आप जो लोग मतलब जिनको एक दो ड्रॉप हो गए उनको तो बहुत अच्छे समझ में आता होगा। समझ में सब कुछ आता है सबको, लेकिन होता क्या है, करते नहीं है। जब सामने बताता है, टीचर बताता है, तब उनको समझ में आता है, वो फिर भी नहीं करते हैं, पता लगा। लेकिन कर लो, आपके लिए ही अच्छा है, कर लो। आप टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए गलती कहाँ पर है। जो टेस्ट नहीं दे टेस्ट देना शुरू करिए, और जो टेस्ट दे रहे हैं वो देखिए कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर गलत कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक गलत कर रहे हैं। जो चैप्टर पूरा गलत कर रहे हैं तो उसको रिवीजन करिए, पूरे चैप्टर को रिवीजन करिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए, पूरे चैप्टर पर क्वेश्चन लगाइए। जो टॉपिक गलत कर रहे हैं वो टॉपिक को रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए। इसी तरीके से टेस्ट में अच्छा हो करोगे तो नीट के एग्जाम में भी अच्छा करोगे, ठीक है। हम लोगों का काम है बताना, कहना, करना आपका काम है, ठीक है। तो करिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले जो था पढ़ा रहे थे क्या, वो पढ़ा रहे थे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, और वो कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। डोमेन्स कंप्लीट हो गया था, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। आज जो है शुरू करेंगे किंगडम मुनरा। तो अब मुनरा में क्या है, मुनरा बेसिकली जो किंगडम है उसमें केवल और केवल बैक्टीरिया को रखा गया था। मुनरा में कौन था, बैक्टीरिया। इसीलिए एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा। ये जब आप मुनरा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ही लाइन ये है कि बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा, मतलब वो इकलौता ऑर्गेनिज्म है किसका, मुनरा का, किंगडम मुनरा का, ठीक है। इसीलिए उसको सोल मेंबर बोलते हैं। अब जो भी इसमें पढ़ेंगे मुनरा के बारे में वही बैक्टीरिया के बारे में है, और जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे वही मतलब किंगडम मुनरा की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो क्या है कि जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है तो वो तो हर जगह पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, हर जगह पाया जाता है। इसमें क्या लिखा है कि हैंडफुल सॉइल, अगर आप ऐसे जब वो सॉइल लेंगे अपने मुट्ठी में तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया आ जाएंगी और ये हर जगह पाई जाएंगी, चाहे स्नो यानी बर्फ़ की जगह हो, हॉट स्प्रिंग हो, बहुत गर्म जो वो नहीं होते हैं पानी, गर्म पानी जो होता है तो हॉट स्प्रिंग से बोलते हैं, झीलों में, मतलब हर जगह पाया जाता है। आपके हाथ में होगा, यहाँ बैक्टीरिया होगा, ठीक है। आप जो ये पेन पकड़ें उस पर बैक्टीरिया होगा। आपके जो ये बर्तन वगैरह होते हैं उनमें बैक्टीरिया, जहाँ जो भी है, जहाँ भी इन्वायरमेंट है मतलब बैक्टीरिया वहाँ पर होंगे, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, एवरीवेयर एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं बैक्टीरिया को। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काहे की होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है तो वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो तो सेम यूकेरियोट्स की तरह होती है। तो सेल वॉल, आपको सेल वॉल बता रहे थे, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लेक्चर को रोकना पड़ गया था। सेल वॉल बेसिकली जो होती है बैक्टीरिया की, वो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या का होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ये 2 डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, नाग एंड नाम। तो नाग को बोलते हैं एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन, और नाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एन एस्टाइल म्यूरमिक एसिड। अच्छा एक चीज़ और है, जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है तो पेप्टिडोग्लाइकन को भी हम म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन एक चीज ये है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ तक ही आएगा क्वेश्चन। कहाँ तक आएगा, ये जो कि इस सलवाल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, बस यहाँ तक पूछेंगे। तो वो क्या होता है, पेप्टोग्लाइकन या फिर म्यूरिन दे रखा होगा उसमें, ऑब्जेक्टिव में जो भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है इतना ही दे रखा होगा। और बहुत ज्यादा अगर कुछ ऊपर जाके पूछ लिया तो ये नाग एंड नाम, ये जो पेप्टोग्लाइकन या म्यूरिन, ये इसके डेरिवेटिव्स मतलब किससे बना होता है ये, तो ये जो होता है नाग एंड नाम, ये ग्लूकोज डेरिवेटिव होते हैं, इनसे पेप्टोग्लाइकन बना होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ तक पूछ लेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये भी रेयर है कि यहाँ तक पूछे कि पेप्टोग्लाइकन जो होता है बैक्टीरिया के सेल वाल में, जो पेप्टोग्लाइकन होता है तो उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, यहाँ तक भी नहीं पूछेगा। अगर इन केस पूछ लेता तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, एक इंटरब्रिज पाया जाता है, वो काहे का होता है, पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड का मतलब इसमें ग्लूकोज का हो गया, शुगर और अमाइनो एसिड। ठीक है, दो चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में, शुगर एंड अमाइनो एसिड। शुगर क्या है, नाग एंड नाम, इससे क्या बनाता है वो पेप्टोग्लाइकन। ठीक है, अब नाग एंड नाम, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज होती है इसमें। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो सेल वॉल हो गई, और इसमें बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो तो 70 टाइप का राइबोसोम होता है। सब कॉमन चीजें हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी, ये सब पढ़ेंगे भी। अभी जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, और जब आप सेल वॉल जो सेल डायनामिक्स ऑफ लाइफ पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर फंसाता है सिंगल क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या देता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब उसमें फंस जाता है बच्चा कि हम सिंगल, कुछ तो सिंगल पढ़े थे, तो सिंगल क्या हो सकता है, तो सिंगल यहाँ पर क्या सिंगल है, सिंगल क्रोमोसोम हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर फंसाता है बच्चे को सिंगल को लेके, तो सिंगल को लेके फंसाता है। सिंगल क्या है, ना कि डीएनए नहीं है, क्या है, क्रोमोसोम सिंगल है, लेकिन डीएनए का साथ डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसमें। ठीक है, और सर्कुलर होता है क्रोमोसोम। और इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड, उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं यही बैक्टीरिया के हैं और यही मुनरा में आते हैं। ठीक है, क्योंकि मुनरा ही क्या है, मुनरा में बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, बैक्टीरिया ही तो पढ़ेंगे मुनरा में, और क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया ही पढ़ना है हमको है। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा, एकलौता प्राणी है किसका, मुनरा का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि पहला जो पॉइंट हमने बताया था बैक्टीरिया, नहीं एक चीज और है आपको, सबसे पहले जो है मुनरा। मुनरा देखो, अभी क्वेश्चन भी कम्युनिटी पर मैंने डाला था तो उसमें काफी बच्चों ने गलत भी किया है, मैक्सिमम उसमें गलत ही है, बच्चों ने गलत ही उसमें आंसर दिया है। आप जब देखेंगे जाके उस पर कम्युनिटी पे, मैंने जब ये क्वेश्चन डाला था इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें पूछा ये था क्वेश्चन कि जो विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें कितने यूकेरियोट्स किंगडम हैं, और यूकेरियोट्स के कितने किंगडम हैं, तो उसमें काफी बच्चों ने लगाया 5, उन्हें विटेकर देख लिया और 5 टिक कर दिया। गलत हो जाएगा यहाँ पर, यूकेरियोट ये कितने हैं, 5 किंगडम तो विटेकर ने दिए थे, लेकिन यूकेरियोट ये कितने हैं, तो यूकेरियोट तो 4 ही हैं उसमें, प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, एक किंगडम है वो क्या, मुनरा। मुनरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है, बाकी यूकेरियोट्स हैं, चार यूकेरियोट्स हैं, और एक क्या है, मुनरा है, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो यही क्वेश्चन था, तो और काफी बच्चों ने 5 टिक कर दिया और वो हो गया गलत। ये चीज है, तो इस चीज को आप ध्यान से क्वेश्चन टैकल करिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आराम से पढ़िए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसको सॉल्व करिए।
ऐसा नहीं कि अच्छा वीटी कर, अरे वीटी कर देखा 5 5 मारो 5 मारो, गलत हो जाएगा। पहले देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या उसमें पूछा जा रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन करिए। हमने देखा उसमें काफी बच्चों ने गलत कर दिया, लेकिन उसका आंसर जो है क्या है 4 हो जाएगा, क्योंकि यूकेरियोट्स किंगडम उसमें कितने हैं तो है 4। ठीक है, ये चीजें हैं, आप जो कम्युनिटी पर जाएंगे तो देखेंगे ये आप वहां पर। अब आते हैं मुनरा। जो मुनरा है वो इकलौता किंगडम क्या है, प्रोकैरियोट्स किंगडम है। ठीक है, तो यहां पर है मुनरा इज मुनरा मुनरा इज द ओनली प्रोकैरियोट्स मुनरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। ठीक है, ये लिखते हैं मुनरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। मुनरा is the only prokaryotic kingdom। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें जो होता है मुनरा ही जो है ये प्रोकैरियोटिक किंगडम है। ठीक है, अब आते हैं मुनरा के बाद में, ये हो गया मुनरा। अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये क्या है, मुनरा का इकलौता प्राणी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो मुनरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। ठीक है, यहाँ पर थे मुनरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। उसके बाद में फिर बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड होती है बैक्टीरिया, या फिर यूनिसेलर बैक्टीरिया, बट सम साइनोबैक्टीरिया क्या होती है मल्टीसेलर होती हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होती हैं मोस्ट अधिकतर जो बैक्टीरिया होती हैं, अधिकतर बैक्टीरिया क्या होती हैं वो सिंगल सेल्ड होती हैं। अधिकतर बैक्टीरिया यूनिसेलर होती हैं ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या हैं, वो मल्टीसेलर हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तब वो क्या हैं, वो मल्टीसेलर हैं। अब आते हैं इसके बाद में, पहले इसको इसको नोट आप नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर आते हैं कहाँ पर, फिर इसके बाद में पढ़ाएंगे इसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, और तब तक इसको नोट करिए। अभी ये एक्सटर्नल माइक का यूज करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत है भैया। ये दूसरा टेक ले रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, दूसरा टेक लेना पड़ रहा है। वो वाली माइक डाउन हो गई। ऐसे उस दिन भी हुआ था, एक बार और हुआ था, लेक्चर लेने जा रहे थे और हुआ क्या कि वो माइक हो गई डाउन। फिर क्या है, लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर डाले उसको, लिविंग वर्ड का लेक्चर जब था लास्ट वाला, तो वो पूरा रिकॉर्ड भी कर डाले थे। फिर बाद में पता चला कि लेक्चर रिकॉर्ड तो हो गया है, लेकिन उसमें माइक वो आवाज़ ही नहीं है। फिर जितना आवाज़ थी उतना ही डाल दिए थे, उसको अपलोड कर दिए थे। आज पहले इसीलिए कभी हम देखते रहते हैं, आप लोग तो क्या देख रहे हैं इधर उधर, ये तो माइक ही देखते रहते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता लगता है पूरा 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा पढ़ा दिए, लेक्चर भी ले लिए पूरा, उसके बाद पता चला कि आवाज़ ही नहीं है, फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए क्या है, देखते रहते हैं बार बार कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी तो ये एक्सटर्नल माइक का यूज करना पड़ रहा है, वायर वाली, उसका यूज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ये सब। तो
फिर उसके बाद में क्या होता है, एक बहुत अच्छी लाइन उसमें एनसीईआरटी में दी है, कई बार उसको पूछा भी गया एग्जाम में है। और वो कौन सी लाइन है जानते हो? बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे बता दो उसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि जो बैक्टीरिया को उसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है, वो ये कर, जैसे क्या है अभी स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है। बिहेवियर क्या है बैक्टीरिया का, कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर सिंपल है। स्ट्रक्चर सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन होता क्या है कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे करते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसे उसको क्या कर दिए, कॉम्प्लेक्स कर दिए। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लेक्स कर दिए और बिहेवियर सिंपल कर दिए। बस लाइन को थोड़ा बस बस कॉम्प्लेक्स सिंपल में उसको घुमा दिए लाइन को, उतने में ही क्या है वो अगर ध्यान नहीं दिए, अरे लाइन तो सही लिखी है, उस पर फटाके टिक मार दिया और वो आपका आंसर हो गया गलत। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि क्या सिंपल है, क्या उसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब आते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर, उसके बाद में बैक्टीरियल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट, अब क्या कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सिंपल क्या है, स्ट्रक्चर उसका सिंपल है और कॉम्प्लेक्स क्या है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब समझ में आएगा कि मतलब क्या कॉम्प्लेक्स है क्या सिंपल है उसका, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लाइन जो है इसकी आती है। अब इसके मोड मतलब कितनी तरीके से न्यूट्रिशन इसमें होता है, मोनरा में कितने तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये आपको बता भी चुके हैं पहले हम कि मोनरा में सबसे अधिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, सबसे अधिक इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा में सबसे अधिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है तब वहां पर मोनरा जो है उसमें सबसे अधिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोस्ट इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी लिख सकते हो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबसे अच्छा ये लिखो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, ऑटोट्राफ्स। ये बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्राफ्स होते हैं, ठीक है। मतलब खाना खुद ही बनाते हैं। जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग क्या है कि वो रूम में रह रहे होंगे, हाँ तो एक तरीके से पैरासाइट हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली लोग जो बाहर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो अधिकतर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वो डिपेंडेंट होते हैं, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। हेलो हाँ पापा 8,000 रुपये भेज दो, ऐसे, ठीक है, हाँ 10,000 रुपये भेज दो, ऐसे होता है अधिकतर लोगों का, तो पैरासाइट होते हैं। लेकिन और खाना कैसे बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं काफ़ी लोग, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, स्टूडेंट जो होते हैं ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ऑटोट्राफ होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली पहले ऑटो ऑटोट्रॉफ्स, मोड ऑफ, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि मेक ओन फूड, वो मतलब अपना खुद ही फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ओन फूड मतलब क्या है, वो अपना खाना वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्राफ हो गए, इसमें दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक ऑटोट्राफ होते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह।
तो उसमें क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफ हो गया है। और क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक बनाते हैं फूड अपना, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट है उसके बाद में सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स, अच्छा सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, एक सेकेंड। तो अब सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, तो सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया, वो जो डेड ऑर्गेनिक होता है, डेड ऑर्गेनिज्म, उन पर फीड करते हैं। किधर फीड करें, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये फीड कर सकते हैं, जैसे कोई प्लांट है, वो डेड हो गया। डेड होने का मतलब प्लांट क्या है, उसको उखाड़ के किसी ने फेंक दिया, वो ऐसे पड़ा है, वो डेड हो गया वो, ठीक है। वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। वो पड़ा है, डेड हो गया ऑर्गेनिज्म, उस पर ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, फीड, ठीक है। किसे फीड करेंगे, फीड ऑन, किस पर फीड करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। ये हो गया। अब नंबर 3 पर क्या आएगा, ऑटोट्रॉफ हो गया, सैप्रोट्रॉफ हो गया। अब अगला जो है उसको क्या लिखेंगे हम, आते हैं, एक तो पैरासाइट होता है, चलो पैरासाइट लिख लो। पैरासाइट जो कि आप लोग हो, ठीक है, पैरासाइट हो, कुछ लोग पैरासाइट हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, ये मेक फूड, ये फूड नहीं, फूड मेक नहीं, ये लेते हैं फूड किसी से, ठीक। पैरासाइट तभी तो होगा ना, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड, और क्या करेंगे, ये उनसे फूड तो ले लिए, अब चूंकि पैरासाइट हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है कि ये क्या है, पैरासाइट हैं, ये उनको हार्म करते हैं। बस इतनी सी बात है कि आप लोग हार्म नहीं करते हैं उनको, ठीक है। जिस पर पैरासाइट हैं आप, हार्म नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हार्म करते हैं। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म देम, ठीक है, ये हार्म करते हैं। अब उसके बाद में एक आता है सिम्बियोंट। सिम्बियोंट सिम्बायोसिस शो करते हैं, मतलब जैसे हमें अगर किसी से फूड चाहिए, ठीक है, तो हम भी उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसी बैक्टीरिया, जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। प्लांट क्या किया, बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड किया। तो बैक्टीरिया भी उसके लिए क्या करती हैं, प्लांट के लिए उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई हमें भी कुछ फायदा हो गया, और जो हमें हेल्प कर रहा है उसको भी हमारी वजह से कुछ फायदा हो गया। इसे क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमें भी कुछ फायदा हो गया उससे, और उसको हमसे कुछ फायदा हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, जो अगला क्या है ये पॉइंट, सिम्बियोंट, सिम्बियोंट्स। अब इसमें क्या होता है, यूज फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड तो ले लिए, लेकिन उसको हार्म नहीं करते हैं। जैसे ये पैरासाइट हैं, उसको हार्म करते हैं,
ठीक है, जिससे ये फूड लिए उसको हार्म करते हैं। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये हार्म नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। वर्क एज, यहाँ पे लिख सकते हो, वर्क एज म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप ये कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप वर्क करते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप जब आप इकोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, कंपटीशन, पैरासाइट, ऐसी चीजें वहां पर पढ़ेंगे आप। उसका पहला ही चैप्टर है इकोलॉजी का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये हो गया, ये क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है किसमें, किंगडम मोनरा में, ठीक है। मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा वहां पर। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स जो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। उसके बाद में पैरासाइट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म देम, ठीक है। जैसे आपके बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अंदर गए, ठीक, वो अपना क्या, वो तो बेसिकली अपना फूड ही ले रहे हैं, वो अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन आपको क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपको, है कि नहीं, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, फिर दवाई लेते हैं आप। तो ये चीज़ है। तो पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो अपना फूड अपने को ग्रो कर रहे होते हैं, वो फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उनको हार्म करते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैरासाइट हो गए। सिम्बियोट जो होते हैं यूज फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वर्क एट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप सिम्बायोसिस शो करते हैं। आप इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि अब बताते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। भोले, ओ, ओ, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, सेट हुआ, सेट किए हो कि नहीं सेट किए हो भाई, दिमाग में कुछ अपने सेट तो किए हो गए, ये तो पता ही है। क्यों? सभी लोग तो सेट हो गया होगा, हमारी समस्या इतना सेट हो गया होगा दिमाग में ना। अब आते हैं सेलवाल के बारे में। अब जब सेलवाल की बात करते हैं हम, तो सेलवाल जो होती है बैक्टीरिया की, वो काहे की होती है, अभी आपको बताया थे काहे की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है सेलवाल, ठीक है। तो सेलवाल, सेल वाल मेडअप ऑफ काय की बनी होती है, मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन काहे की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ये और पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, इसको एक और चीजों से जानते हैं, एक और नाम है इसका, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम म्यूरिन। उसे क्या बोलेंगे हम, म्यूरिन, इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको म्यूरिन बोलते हैं। अच्छा एक चीज है कि जैसे सलवाल, देखो ये तो पूछ लेंगे, यहाँ तक तो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और एक और नाम म्यूरिन। अगर ये भी आ जाता है अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए कि सलवाल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन दे ही नहीं रखा है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, चलो यही तो याद करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, अब पेप्टाइडोग्लाइकन है ही नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें है ही नहीं ऑप्शन में, उसमें दे रखा है म्यूरिन। तब क्या करोगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये भी याद रखना पड़ेगा साथ में इसके,
पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन दोनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, सलवाल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर इसे म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, ये तो आएगा क्वेश्चन में। अब इसके आगे क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है बेसिकली इसका ये मतलब काहे से बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये तो बहुत मतलब आप पहले पढ़ाते थे इसको, पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, ये अभी इसको क्वेश्चन उसमें पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको बता देंगे, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा जो हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर। लेकिन अब जो बताएंगे उसके चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है, उसके चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन या इससे हम क्या बोलते हैं, म्यूरिन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन, अब ये होता है डेरिवेटिव ऑफ टू मेड अप ऑफ टू डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो डेरिवेटिव से बना होता है ये। कौन से होते हैं, एक तो होता है नाग और दूसरा होता है नाम, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मैं कंपोज ऑफ, यहाँ पर कंपोज लिख दो, ठीक है, कंपोज ऑफ टू डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये लिख लो ग्लूकोज, ठीक। कंपोज ऑफ टू डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पहला लिख लो नाग, नाग में एन एसिटाइल ग्लूकोसा मीन, इसे क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और दूसरा को क्या बोलेंगे हम, एन एसिटाइल, अरे भाई, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। क्या होगा, नाम को कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और इसको नाम को क्या बोलेंगे, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बनाता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ तक पूछ लेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ तक पूछ लेगा। अब आते हैं इसके बाद में, ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव होते हैं। अब ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव जो नाग एंड नाम होते हैं, अब ये जुड़े कैसे होते हैं, इनके बीच में ब्रिज होता है। और ब्रिज का होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। वो काहे का ब्रिज होता है, पेप्टाइड होता है, यानी वो अमाइनो एसिड का ब्रिज होता है, ठीक है। पेप्टाइड की एक चेन होती है, उससे जुड़ा होते हैं, नाग एंड नाम ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। और कहाँ सिंथेसाइज होते हैं नाग एंड नाम, ये सिंथेसाइज होते हैं बैक्टीरिया के साइटोसॉल में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज, और कहाँ सिंथेसाइज होते हैं नाग एंड नाम, synthesize in cytosol of बैक्टीरिया, ठीक है। ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, बैक्टीरिया के साइटोसॉल में। और इनको जो है ये जुड़े होते हैं, आपको भी मैंने बताया ना, पेप्टाइड से जुड़े होते हैं, इंटर पेप्टाइड, ये लिख लो इंटर पेप्टाइड ब्रिज। इनके बीच में, नाग एंड नाम के बीच में इंटरपेप्टाइड ब्रिज पाया जाता है, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं। तो ये बेसिकली जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये उसका कंपोजिशन है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। और एग्जाम में कितना आएगा, अगर एग्जाम की बात करें तो फिर इतना आता है नेट के एग्जाम में, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो क्या काहे की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। बस केवल इतना पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन के डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो ये नाग एंड नाम, बस यहाँ तक, बस इतना आप जो है दिमाग में रख लीजिएगा, इतना।
बस। बाकी ये सिंथेसाइज साइटोसॉल इन बैक्टीरिया और उनके बीच में पेप्टाइड ब्रिज पाया जाता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। याद रख लोगे अच्छी बात है, नहीं याद रखेगा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक। अब आते हैं इसके बाद में, ये तो हो गया सेल वॉल बैक्टीरिया का। अब सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे कि यूकेरियोट्स में होती है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया में होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। वैसे सेल मेम्ब्रेन सेम ही होती है। सेल मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स में प्रोटीन एंड लिपिड की होती है सेल मेम्ब्रेन, इसमें बैक्टीरिया में भी क्या की होगी सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड लिपिड की होगी, ठीक है। तो अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये लिख सकते हो सेम एज यूकैरियोट्स, सेम एज यूकैरियोट्स made up of lipid and protein। क्या की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सेम एज यूकैरियोट्स मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम अब चूंकि प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, क्या है ये प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें राइबोसोम कैसे पाएंगे, पाए जाएंगे 70s। एक सेकेंड। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70 राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे इसके। अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल, कैसा इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें सर्कुलर होता है, क्या क्रोमोसोम, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें, सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, नेकेड होता है, उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा इसमें, ठीक है। कैसा होगा, नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। और उसके बाद में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है। कैसा पाया जाता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है, सिंगल होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और उसमें जो डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, उसमें डीएनए कैसा होता है, कैसा होता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मेड ऑफ डबल मेड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मेड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। काहे का होता है, सिंगल होगा सर्कुलर होगा, ठीक है, डबल हेलिकल डीएनए का होता है, ठीक है। डबल हेलिकल डीएनए विच डबल हेलिकल डीएनए, और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा, तो ये जो डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, इसमें डबल हेलिकल डीएनए होता है
और कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम? ये प्रेजेंट होता है एक रीजन होता है साइटोसॉल का बैक्टीरिया में। उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। जो मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे तो न्यूक्लियस बोलेंगे, लेकिन जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब एब्सेंट होती है तो उसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्रोमोसोम वहीं पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर नहीं होती तो उसको हम न्यूक्लियस ना बोल के उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। वहां पर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर ये पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मेड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए इन in in the region of cytosol, in the region of cytosol, cytosol, in the region of cytosol, in the region of cytosol, 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 in the region of region of cyto, in the region of cytoplasm, लिख लो cytoplasm, in the region of cytoplasm, in the region of cytoplasm called, in the region of cytoplasm, cytoplasm का एक रीजन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियाइड बोलते हैं उसे हम। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलेंगे, कार्ड न्यूक्लियाइड। उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मेड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक रीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। यही जिस पर न्यूक्लियस पर जो मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलेंगे। वही में ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। अब आते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सम 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 स्पेशल बैक्टीरिया, some special bacteria possess, some special bacteria possess extra chromosomal DNA। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है? ये अभी मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये क्या है? ये इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। जब आप क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड जो है वो कहाँ से निकाला गया था। प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहाँ से निकाला गया था? ई कोलाई से, ठीक है। ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाला गया था, ठीक। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है ये जो होता है सम स्पेशल बैक्टीरिया पल्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इसे बोलेंगे हम प्लाज्मिड बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है? ये बैक्टीरिया और मुनेरा, ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अब जो है अगला जो टॉपिक है वो क्या है? आर्की बैक्टीरिया। क्या है? आर्की बैक्टीरिया। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्या है ये? मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इससे कि आगे अगली हेडिंग क्या है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इसके आगे अगली हेडिंग है वो क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की
बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये इनको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, इनको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इनको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे पुरानी, सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं आर्की बैक्टीरिया। और ये क्या है कि ये हर जगह पाई जा सकती हैं, ये बहुत हार्श कंडीशन में पाई जाती हैं, साल्टी एरिया में पाई सकती हैं, हॉट स्प्रिंग में पाई जा सकती हैं, डिजर्ट में पाई जा सकती हैं, ठीक है, मार्सी एरियाज में पाई जा सकती हैं। तो ये इसलिए इनको क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होती हैं। और ये ज़्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं, जो अदर बैक्टीरिया होती हैं उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। और इनमें जो डिफरेंस होता है वो काहे का होता है अदर बैक्टीरिया से, सेल वॉल का डिफरेंस होता है, जो कि इनको मतलब उनसे सुपीरियर बनाता है, क्योंकि उसमें क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में। और जो ये आर्की बैक्टीरिया होती हैं इनकी सेल वॉल में क्या होता है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, स्यूडो आगे लगा है ना, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है और स्यूडोम्यूरिन होता है, उसी को बोलते हैं ना स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर स्यूडोम्यूरिन होता है इनकी जो सेल वॉल होती है। तो ये डिफर, इनकी सेल वॉल डिफर होती है, अब वो इनको बेटर बनाती है सर्वाइव करने में अदर बैक्टीरिया की अपेक्षा, ठीक है। तो यहीं पर यही पॉइंट है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या है, ओल्डेस्ट हैं आर्की बैक्टीरिया, इनको हम ये कह सकते हैं ओल्डेस्ट, आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इनको बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनको मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये बोल सकते हैं आर्की बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं या फिर मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। these bacteria lives in these bacteria lives in some of the most harsh habitat, ठीक है। अभी जैसे आपको बताया ना, ये क्या है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, मतलब बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है। these bacteria these bacteria these bacteria lives in some most harsh habitat such as, ठीक है। दिस बैक्टीरिया लिव्स इन सम मोस्ट हार्श हैबिtat। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे अभी आपको बताया ना, सबसे पहले कौन सा है, साल्टी एरियाज, साल्टी एरियाज जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये पूछते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया है तो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन सी, आर्की बैक्टीरिया है, ये क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो अभी आपको मैं लिखवाने जा रहा हूँ, साल्टी एरियाज में कौन, उसे क्या बोलते हैं हम, साल्टी एरियाज को, उन्हें हम बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें बोलते हैं हैलोफिल्स, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे हम, हैलोफिल्स, ठीक है। और उसके बाद में कुछ और वो कहाँ पाई जाती हैं, हॉट स्प्रिंग में पाई जाती हैं, मतलब जो देखे होगे आप, जो झरने वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे झीलें जो बहुत गर्म पानी की झीलें होती हैं, थर्मल वेंट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग उससे हम बोलते हैं थर्मो एसिडो, थर्मो, उसे क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं उसे हम, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स साल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग में पाई जाती हैं। और उसके बाद में कहाँ पाए जाएंगे, मार्सी एरियाज, इन्हें क्या बोलते हैं, जो मार्सी एरियाज में पाई जाती हैं इन्हें बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, मेथनोजेंस इनको बोलते हैं, मेथनो
इन्हें मेथनोजेंस बोलते हैं, मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं। मार्सी एरियाज मतलब जैसे रुमेन ऑफ कटल, उसके गट में। इन्हें मेथनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साल्टी एज में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? एलोफेज बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग में पाई जाएंगी उसे क्या बोलेंगे? थर्मोइडोपिस बोलते हैं। मार्सी एज में पाई जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? मेथनोजेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है आर्कीबैक्टीरिया, और इन्हें याद कर लो। साल्टीरियाज में पाई जाएंगी उसे क्या बोलते हैं? हेलोफिस बोलते हैं मोस्ट। और जो हार्ट स्प्रिंग पाए जाते हैं थर्मोइडोपिस बोलते हैं। मार्सी में पाए जाते हैं उसे हम मेथनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसे याद कर लो। अब आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब आते हैं मतलब कैसे डिफर करती हैं जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया से कैसे डिफर हैं अदर बैक्टीरिया से, कैसे डिफर हैं अदर बैक्टीरिया से। तो क्या है, इनमें सेल वॉल अलग होती है, सेल वॉल डिफर करती है इनकी है। क्या डिफर होती है? सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया, जैसे आपको बताया था ना, आर्की कभी कभी पेन भी नहीं चलता है सही से। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया differs from other बैक्टीरिया, किसमें डिफर करती है? इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन था, इसमें सेडोपेप्टाइडोग्लाइकन होगा, ठीक है। और यही जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसका, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको सर्वाइव कराने के लिए हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया को, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर which is responsible for which is responsible for survive in harsh condition ठीक, which is responsible for survive in harsh condition, यानी इसको हार्श कंडीशन में सर्वाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक। कौन सा? ये इसकी जो सेल वॉल है। अच्छा, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? अभी बताया था ना सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन क्या है? स्यूडो पेप्टाइडो ग्लाइकन, या इससे हम बोलते हैं स्यूडो म्यूरिन। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो म्यूरिन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये आर्कीबैक्टीरिया आपकी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट हो जा रही है। इतना याद कर लो। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से किस प्रकार डिफर है। तो वो किस प्रकार डिफर है? सेल वॉल स्ट्रक्चर। किस प्रकार डिफर है? सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफर है, ठीक है। जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल कराती है, इसको रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है हार्श कंडीशन में, इसको हार्श कंडीशन में इसको सर्वाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या चीज, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है हार्श कंडीशन में उसको सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन और स्यूडोम्यूरिन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया हो गई, ठीक। अब इसके बाद में क्या आता है? यू बैक्टीरिया आता है, तो वो हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर हम यही तरह से हैं। इसको आप अभी इसको नोट्स बना लीजिए, इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट में बताया करिए आप कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है,
ठीक है, उसको हम बता देंगे। या फिर जैसे आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो और वो भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट में बताइए कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो मैं उसको यहाँ पर वो भी टॉपिक आपको समझा दूँगा, चाहे किसी भी टॉपिक कहीं से हो, बायो का कहीं से भी हो, ठीक है? वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो आज हम यहीं रखते हैं, ठीक? और जो भी हो आप बताइए ज़रूर हमें, ठीक? ओके, ठीक, थैंक यू।